Good morning, students. Today we will start the physical properties of alkanes. Physical properties of alkanes सबसे पहले हम पढ़ते हैं उसकी पोलैरिटी के बारे में कि जो alkanes हैं they are the non-polar due to very little electronegativity difference between the carbon and hydrogen. कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है 2.5 और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1. सो देर इज़ वेरी लेस डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़. इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जो एल्केन्स हैं वो नॉन पोलर होते हैं. सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी इज़ द फिजिकल स्टेट. फिजिकल स्टेट मीन्स कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैसेज हैं. तो कार्बन 1 से कार्बन 4 यानी CH4 से C4H10 यहाँ तक जो है वो गैसेज होते हैं. देयर इज़ वन एक्सेप्शन की जो नियोपेंटेन है ना वो भी एक गैस है क्योंकि पेंटेन में 5 कार्बन है. अभी आपने पढ़े थे कि जो पेंटेन है उसके 3 आइसोमर्स होते हैं. उन 3 आइसोमर्स में से एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन. एन पेंटेन और आइसोपेंटेन तो C5 से C17 जो लिक्विड है उसमें आता है. बट जो थर्ड आइसोमर है पेंटेन का, नियोपेंटेन, वो गैशियस फॉर्म में मिलता है. Now C1 to C4 gases, C5 to C17 liquids और जो C17 onwards compounds हैं, हाइड्रोकार्बन्स हैं, वो होंगे सॉलिड्स. एल्केन्स यानी C17 ऑनवर्ड जो एल्केन है वो सॉलिड की फॉर्म में मिलेंगे. इसको आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि जो वैन डर वाल फोर्सेज होते हैं दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास. तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा. यहाँ पर देखो C1 to C4 मॉलिक्यूलर मास कम है जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल कम है, वैन डर वाल फोर्सेज कम है तो वो गैशियस स्टेट में है. फिर क्या हुआ, C5 से C17 तक मॉलिक्यूलर मास थोड़ा सा बढ़ गया. जो मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा वैन डर वाल फोर्सेज बढ़ गए तो वो थोड़ा लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे, फ्लो करने लगेंगे. बट जैसे ही उनका मॉलिक्यूलर मास और ज़्यादा हो जाएगा वो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना हो जाएगा कि वो एक दूसरे के पास में इंक्रीज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो सॉलिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. नेक्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो क्या है, दैट इज़ सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी ये पॉइंट आप पढ़ चुके हो लोअर क्लासेस में भी कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक. ठीक है, लाइक बिगेट लाइक भी पढ़ा होगा, लाइक डिजॉल्व्स लाइक भी पढ़ा होगा कि जो जैसा है ना वो उसी में डिजॉल्व होता है. मीन्स जो पोलर सॉल्वेंट है वो पोलर में डिजॉल्व होंगे, जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर में डिजॉल्व होंगे. जैसे आपसे पूछा जाए कि पेट्रोल पानी में डिजॉल्व क्यों नहीं होता, क्योंकि उन दोनों की पोलैरिटी में डिफरेंस होगा इसीलिए वो डिजॉल्व नहीं होता. अब क्या एल्केन्स में कैसा है, हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ लिया कि वो नॉन पोलर है. तो क्योंकि एल्केन्स नॉन पोलर हैं तो वो वाटर में तो इनसॉल्युबल होंगे. सो दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स. नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में वो डिजॉल्व हो जाएंगे. नॉन पोलर सॉल्वेंट्स का एग्जांपल लाइक बेंजीन एक नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है. नेक्स्ट पॉइंट इज डेंसिटी. डेंसिटी फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम यानी मास अपॉन वॉल्यूम. तो अगर हम डेंसिटी कैलकुलेट करने लगेंगे एल्केन्स की तो एल्केन्स की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से भी कम होती है. मैक्सिमम डेंसिटी है जो एल्केन्स की वो होती है 0.8. मीन्स 0.8 तक ही होती है, इससे कम ही होती है मोस्टली. जो एल्केन मैक्सिमम डेंसिटी शो करता है वो 0.8 है बस, बाकी सब की इससे कम ही होती है. और वाटर की डेंसिटी आपको पता है 1. तो ये क्या हो गया 0.8 मीन्स वाटर की डेंसिटी से भी कम. सो दैट मीन्स दे फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, इसलिए पानी में डालते हैं तो उसके ऊपर फ्लोट करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट. मॉलिक्यूलर वेट पर के प्रोपोर्शनल है और वी कैन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइड चेन ऑल्सो. साइड चेन जितनी बढ़ेगी साइड उतना ही उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, कम हो जाएगा. और मॉलिक्यूलर वेट जितना होगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा. यानी अगर आपसे पेंटेन के 3 आइसोमर्स की बात करें तो जो पेंटेन का फर्स्ट आइसोमर होता है उसमें इस तरह से 5 कार्बन की चेन होती है. मैंने हाइड्रोजन नहीं लगाए,
5 कार्बन की चेन होती है। देन जो आइसोपेंटेन होता है उसमें हम क्या करते हैं, ये एक कार्बन यहाँ से हटाया हमने, इसके साथ अटैच कर दिया, साइड चेन बढ़ गई। देन फिर से हमने क्या किया, इस कार्बन को यहाँ से हटाया और ये यहाँ पर अटैच कर दिया। तो अब अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो क्या हुआ, देखो ये तो इस तरह से एक स्टिक के जैसा स्ट्रक्चर है और ये कैसा एक राउंड सा स्ट्रक्चर आ गया, यानी एक फुटबॉल जैसा आ गया। तो मैं इन दोनों को रिलेट कर रही हूँ, इसको एक स्टिक से रिलेट कर रही हूँ और इसको एक फुटबॉल से रिलेट कर रही हूँ। तो अगर मैं कहूँ कि आपको इनको, हमारे पास बहुत सारे फुटबॉल हैं, ऐसे बहुत सारी फुटबॉल्स पड़ी हुई हैं, और मैं कहूँ इन फुटबॉल्स को ना एक रस्सी में बांधो, तो बहुत डिफ़िकल्ट होगा रस्सी में बांधना। और लेकिन अगर मैं इस तरह के स्टिक्स को कहूँ, मैंने 10 स्टिक दे दी तुम्हें, इन स्टिक्स को बांध दो, तो तुम इजीली टाई कर सकते हो उनको। तो जब वो इजीली टाई हो जाएंगी, वो बंध गई हैं, वो इतनी स्पीड मतलब इतने फोर्स के साथ बंध गई हैं कि उनको बॉयल करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। दैट मीन्स कि उनका हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा। लेकिन जो फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर है नियोपेंटेन का, उसमें क्या होगा, हम उसको टाई नहीं कर सकते। जब वो टाई ही नहीं हो सकता तो उसको बॉयल करना भी इजी हो जाएगा, क्योंकि वो बंधा ही नहीं, पहले इधर उधर घूम रहे हैं उसके मॉलिक्यूल्स, तो उसको बॉयल करना भी ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लेस होगा। तो अगर आप सीक्वेंस लगाओ इन तीनों का, तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट तो हुआ इसका, मीन्स नियोपेंटेन का, फिर जो एक साइड ब्रांच थी, और फिर जो बिल्कुल ब्रांच में नहीं था, वो बिल्कुल स्ट्रेट चेन था, उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। जैसे क्वेश्चन पूछा जाए, फाइंड द कंपाउंड विद द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, इन चारों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। देखो ये है एन ब्यूटेन, फिर है एन ऑक्टेन, फिर है आइसो ऑक्टेन, और फिर है 2233 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन। अब यहाँ से हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करने के 2 रूल्स होते हैं। पहला रूल होता है कि उनका मॉलिक्यूलर मास कंपेयर करो। अगर ये अप्लाई होता है तो वही आंसर होगा। अगर किसी का मॉलिक्यूलर मास सेम हो तो फिर दूसरा रूल अप्लाई करो। दूसरा रूल क्या होता है, उनकी ब्रांचिंग कंपेयर करो। यहाँ पे देखो एन ब्यूटेन है, 4 कार्बन है, ऑक्टेन है 8 कार्बन है, आइसो ऑक्टेन है 8 कार्बन है। यहाँ पर देखो कितने हैं, टेट्रामिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन के 4 और टेट्रामिथाइल यानी 4 ये हो गए, ये भी 8 हो गए। दैट मीन्स ये तो आंसर हो नहीं सकता हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट का। बचे ये 3, इन 3 में से देखो एन ऑक्टेन तो हो गया हमारा स्ट्रेट चेन, ये ब्रांच में आ गया और ये और ज़्यादा ब्रांचिंग में आ गया। तो हमने अभी भी पढ़ा कि जो स्ट्रेट चेन वाले होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, एन ऑक्टेन का होगा। और अगर यही क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाए सबसे कम किसका होगा, तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका हो जाएगा, इस ब्रांच वाले का, यानी 2233 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन का सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा। ये 2 रूल्स आप याद कर लो। फर्स्ट रूल क्या है, मॉलिक्यूलर मास कंपेयर करो, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा उसी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। दूसरा रूल, अगर मॉलिक्यूलर मास सिमिलर होंगे तो आपको क्या करना है, दूसरा रूल अप्लाई करना है। क्या करना है, कंपेयर करो उनकी ब्रांचिंग। जिसमें ब्रांचिंग ज़्यादा होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जिसकी ब्रांचिंग कम होगी, जो स्ट्रेट चेन में होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखो, विच इज़ मोस्ट वॉलेटाइल, कौन है इसमें से सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मतलब होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है और वो इजीली अपने स्टेट चेंज कर लेता है। तो क्वेश्चन में है 4 ऑप्शंस आपके पास, एक है एन पेंटेन, आइसोब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो सबसे पहले पहला रूल देखो, मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ कार्बन देख लेते हैं। एन पेंटेन में 5 कार्बन, आइसोब्यूटेन में 4 कार्बन, 2 मिथाइल ब्यूटेन में ब्यूटेन के 4 और 1 मिथाइल का 5 कार्बन। डाई मिथाइल प्रोपेन है, प्रोपेन के 3 और डाई मिथाइल के 2, 5 कार्बन। अब हमें क्या देखना है, सबसे पहला रूल कंपेयर करना है मॉलिक्यूलर मास, बाकी 3 में तो 5 है, इसका जो मॉलिक्यूलर मास है 4 कार्बन वाले का वो कम हो जाएगा, इसका मतलब लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट भी इसी का होगा, दैट मीन्स आइसोब्यूटेन का होगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, किसके रिगार्डिंग, बॉइलिंग पॉइंट के रिगार्डिंग। यहाँ तक हमने पढ़ी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है एल्केन की, दैट इज़ द हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन मीन्स एडिशन ऑफ हैलोजेंस। किस पर ऐड कर रहे हैं, एल्केन ग्रुप पर ऐड कर रहे हैं। तो सपोज़ हमारे पास सबसे पहला एल्केन है CH4, जिसको हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर मीथेन को।
ये रिएक्शन आप लोअर क्लासेस में भी पढ़ चुके हो, 10th क्लास में भी हम पढ़ते थे ये रिएक्शन। तो CH4 + Cl2 सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होगा, इसका एक हाइड्रोजन जाएगा, CH3Cl हो जाएगा, HCl। फिर ये चेन रिएक्शन है, फिर ये दोबारा से Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा, एक हाइड्रोजन और रिप्लेस कर दो, उसकी जगह एक क्लोरीन ऐड कर दो, CH2Cl2 और HCl। फिर फर्दर ये रिएक्शन पॉसिबल होगी, अब एक हाइड्रोजन बचा है इसके पास, 3 क्लोरीन आ गई, और आगे रिएक्शन होगी तो ये एक हाइड्रोजन भी चला जाएगा, CCl4 और HCl बच जाएगा। यानी इस कार्बन के साथ में जितने भी हाइड्रोजन थे सारे रिप्लेसेबल हाइड्रोजन थे और सबको रिप्लेस करके वहाँ पर क्लोरीन ऐड हो गई। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं हैलोजिनेशन रिएक्शन, जो कि एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है, एक फ्री रेडिकल रिएक्शन है, या जिसको हम सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। सब्स्टिट्यूशन क्यों बोला, क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन गई है तो दूसरी क्लोरीन ऐड हुई है, यानी सब्स्टिट्यूट कर दिया क्लोरीन ने हाइड्रोजन को, इसलिए ये रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन है। अब इसके कुछ मेन पॉइंट्स याद करने हैं, फिर हम इसका मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे कि ये फ्री रेडिकल कैसे है। सबसे पहला जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा, मींस फ्लोरीन सबसे ज़्यादा फास्टली रिएक्ट करेगी देन क्लोरीन देन ब्रोमीन, और सबसे कम रिएक्टिव होती है आयोडीन। और जो रेट ऑफ रिप्लेसमेंट है हाइड्रोजन का, टर्शरी में सबसे ज़्यादा जल्दी रिप्लेस होता है देन सेकेंडरी और देन प्राइमरी। टर्शरी वाले का सबसे पहले रिप्लेस होगा, देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। ऐसे ही जो फ्लोरीनेशन है, मतलब फ्लोरीन के एडिशन, क्योंकि फ्लोरीन सबसे फास्टली रिएक्ट करता है, तो जो फ्लोरीनेशन है वो बहुत ही वायलेंट रिएक्शन होती है, बहुत ही फास्ट रिएक्शन होती है। और जो आयोडीनेशन है, आयोडीन बहुत ही कम रिएक्ट करती है, तो आयोडीनेशन क्या है, बिल्कुल स्लो रिएक्शन है। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स इसके ही लर्न कर लो। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि मैकेनिज्म कैसे होता है हैलोजिनेशन का। Now the mechanism of this free radical reaction या free radical mechanism क्या होता है, इसके आपने 3 स्टेप्स पढ़ने हैं। द फर्स्ट स्टेप इज इनिशिएशन, सेकेंड इज प्रोपेगेशन एंड थर्ड इज टर्मिनेशन। इनिशिएशन स्टेप मीन्स रिएक्शन को इनिशिएट करना है। इनिशिएट कैसे होगी, जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है Cl सिंगल बॉन्ड Cl क्लोरीन, और क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल है वो सिंगल बॉन्ड, एटम्स जो है वो सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं, और यहाँ से क्या होगा, ये सनलाइट की प्रेजेंस में होमोलिसिस हो जाएगी, मतलब इस एक ही के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगी। तो ये क्या करेगा, ये क्लोरीन जो बॉन्ड बनता है, आपने पढ़ा है कि ये जो बॉन्ड बना, ये बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बना है, तो इसके पास ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया, ये इसके पास भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। बॉन्ड टूटा, दोनों के पास एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो ये क्लोरीन फ्री रेडिकल बन गया। अब ये क्लोरीन फ्री रेडिकल क्या करेगा, अब ये फ्री रेडिकल जिससे भी टकराएगा उसी को रेडिकल बना देगा, ठीक है। सेकेंड स्टेप है प्रोपेगेशन, ये क्लोरीन जाके CH4 से टकराता है, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल CH4 से जाके टकराया, उसने इसको रेडिकल बना दिया CH3 फ्री रेडिकल, और इसकी एक हाइड्रोजन लेकर ये तो HCl बन गया, ठीक है। इसने अपना रेडिकल क्या किया, रिप्लेस कर दिया, प्रोपेगेट कर दिया इस रिएक्शन को। अब क्या होगा, टर्मिनेशन करनी है हमने इसकी। टर्मिनेशन में अब यहाँ पर इस सॉल्यूशन के अंदर कितने टाइप के रेडिकल्स होंगे, एक तो CH3 रेडिकल है, दूसरा क्लोरीन फ्री रेडिकल भी होगा। ज़रूरी थोड़ी सारे क्लोरीन रेडिकल जाके टकरा चुके हैं, तो क्लोरीन रेडिकल भी होना चाहिए और CH3 फ्री रेडिकल भी होना चाहिए। अब टर्मिनेशन जब होगी तो क्या होगा, या तो 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल एक दूसरे के पास आएंगे, टर्मिनेट होगी जब ये रिएक्शन, तो दोबारा से Cl2 बना लेंगे, या जब 2 CH3 ग्रुप टर्मिनेट करने के लिए आएंगे तो वो दोनों एक बॉन्ड बनाएंगे, CH3 बना लेंगे, यानी इथेन बनाएंगे। या फिर ये क्या हो सकता है, एक CH3 फ्री रेडिकल दूसरे Cl फ्री रेडिकल के पास जब आएगा तो CH3Cl की फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरह से हमें सॉल्यूशन के अंदर कितने चीज़ें मिल गई, 3 चीज़ें, अगेन एक के साथ 2 फ्री मिल गई, तो हमें क्या मिल जाते हैं कि एक सॉल्यूशन के अंदर एक मिक्सचर मिलता है। हम ये कह सकते हैं कि एक मिक्सचर मिला है 3 टाइप के कंपाउंड्स का, क्लोरीन मॉलिक्यूल का, इथेन का और CH3Cl का। तो इसी तरह से ये रिएक्शन जो है वो कंटिन्यू रहती है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जैसे सपोज 4 रिएक्शन दे रखी हैं और आपसे ये पूछ लिया जाए कि इनमें से इनिशिएशन कौन सी है, तो जहाँ पर भी 2 फ्री रेडिकल इधर की तरफ मिले, मतलब प्रोडक्ट्स में मिले, तो वो इनिशिएट हुई होगी।
फिर जहाँ पर भी ये रिप्लेस हो जाए, मतलब ये क्लोरीन आके इससे टकराया, ये प्रोपेगेट हुई है, और जहाँ पर दोनों ही रिएक्टेंट्स के पास में फ्री रेडिकल हो तो वो क्या होती है, टर्मिनेशन होती है। ठीक है, तो इस तरह से आप उसको पहचान लोगे कि किस तरह से इनिशिएशन, प्रोपेगेशन और टर्मिनेशन रिएक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे हम। नाउ द सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी, दैट इज द कंबशन। कंबशन मीन्स बर्निंग। कॉमन लैंग्वेज में हम बर्निंग ही कहते हैं, किसी चीज़ को कंबशन करना, बर्निंग करना। तो अगर हम मीथेन की कंबशन कर रहे हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो जब भी मीथेन कंप्लीटली कंबशन करता है, मीथेन ही नहीं जितने भी एल्केन्स हैं, जब उनकी कंप्लीट कंबशन होती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर अलोंग विद द एनर्जी, ठीक है, एनर्जी रिलीज करेंगे। डेल्टा एच मीन्स एंथैल्पी ऑफ कंबशन, सी लिख लो इसके साथ में। तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन है यहाँ से है 890 किलो जूल पर मोल। दैट मीन्स इतनी अमाउंट में एनर्जी भी वहाँ से रिलीज हो जाएगी। अब अगर आप जनरल फार्मूला पढ़ोगे, कंबशन फार्मूला जनरल, कि आपको रिएक्शन बैलेंस कैसे करनी है वो पूछ लिया जाए कि ये कौन सी रिएक्शन बैलेंस है, तो आपने क्या करना है, जब भी एल्केन्स का फॉर्मूला है CnH2n+2 जनरल फार्मूला होता है एल्केन्स के लिए, तो कंबशन के लिए हमें यहाँ पर कितने ऑक्सीजन चाहिए, 3n+1/2। यहाँ से n क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन। जब यहाँ नंबर ऑफ कार्बन 1 थे, देखो CH4 में 1 था, तो 3 × 1 3, 3 + 1 4, 4/2 2 ऑक्सीजन थे हमारे पास। ठीक है, और यहाँ से प्रोडक्ट्स में कितने CO2 होंगे, NCO2। जितने नंबर ऑफ कार्बन उतने ही नंबर ऑफ CO2। और कितने वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे, n+1 वाटर मॉलिक्यूल्स। यानी अगर n 1 कार्बन था तो n+1 मीन्स 2 वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से फॉर्मेशन हो जाएगी। अगर यही आपको एल्कीन के लिए पूछ लिया जाए, यानी CnH2n के लिए, तो आपने ये फॉर्मूला क्या करना है, ये +1 हटा देना है। जैसे यहाँ पर ये +2 हटाया ना, यहाँ से +1 हटा दो, तो ये हो गया 3n/2O2, और ये क्या बनेगा, NCO2 कर दो और इसको NH2O कर दो, यहाँ से भी +1 हटा दो। अगर एल्काइन के लिए हो तो एल्काइन के लिए क्या है, यहाँ पर -1 है तो यहाँ भी -1 लगा दो, तो 3n-1/2 ये NCO2 ही रहेगा, लेकिन इस n के साथ में भी -1 कर दो, तो 3n-1 OH2O। ठीक है, ये CnH2n-2 होता है, ये -2 होता है, इसको करेक्ट कर लो, तो ये हो जाएगा n-1 H2O। ठीक है, यहाँ 2 नहीं लगाना है, यहाँ 1 ही लगाना है। अब अगर ये इनकम्प्लीट कंबशन में हो, यहाँ तक हमने पढ़ा कि अगर कंप्लीट कंबशन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल हमें मिलता है। अगर ये इनकम्प्लीट कंबशन होती तो क्या होता, इनकम्प्लीट कंबशन में क्या मिलता हमें, CH4+O2 से C+2H2O, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, CO+2H2O, कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। इनकम्प्लीट कंबशन में कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, और जब कंप्लीट कंबशन होती है तो उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं कि इन्हीं एल्केन्स की अगर हमें कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन पढ़नी है, कंट्रोल मीन्स हम ऑक्सीडेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। हमने अभी पीछे एक PCC और शायद मैंने 12th में करवाया था, आई थिंक, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बट जब हम ऑक्सीडेशन को कंट्रोल करेंगे तो हमें क्या करना है, लिया हमने वही मीथेन है, या अगर हम कोई भी एल्केन की ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो हम उसको कंट्रोल करने के लिए उसके बीच में जो रिएक्टेंट्स के साथ में कैटलिस्ट कह लो या कोई भी सब्स्टिट्यूएंट कह लो उसको यूज़ करते हैं, तो उससे हमारी ऑक्सीडेशन कंट्रोल हो जाती है। जैसे अगर मीथेन +O2 करेंगे हम, और अगर यही रिएक्शन हम कॉपर की प्रेजेंस में 523 केल्विन और 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर करते हैं, तो हमें यहाँ से मिलता है CH3OH, यानी एक अल्कोहल मिल जाती है हमें। अगर यही रिएक्शन हम मोलिब्डेनम ऑक्साइड Mo2O3, इसको कहें अगर याद करने के लिए करो Mo2O3 के प्रेजेंस में हीट करने पर करेंगे तो ये क्या बनेगा, एक एल्डिहाइड मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या आ गया कि 2 तरह के कंपाउंड्स मिल गए हमें। अल्कोहल कब मिलेगा, जब हम कॉपर की प्रेजेंस में 523 केल्विन पर 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर करेंगे तो हमें अल्कोहल मिलेगा, लेकिन Mo2O3 की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो हमें एक एल्डिहाइड मिल जाएगा। अब यहाँ से अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो देखें तो यहाँ से देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं,
ऑक्सीजन कितना है 1 है। तो यहाँ से 4 हाइड्रोजन और एक ही ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन का नंबर कम है तो वो कम ऑक्सीडाइज हुआ ना, इसका मतलब ये कम ऑक्सीडाइज हुआ। दूसरा देखो यहाँ से हाइड्रोजन का रेशियो देखो, 2 हाइड्रोजन है और एक ही ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन कम हो गई, ऑक्सीजन 1 है तो, बट इसके कंपैरिजन में ये ऑक्सीडेशन ज़्यादा हो गई। दैट मीन्स कि जब हमें ज़्यादा ऑक्सीडाइज करना है तो हम MO2O3 यूज़ करेंगे, और जब हमें कम ऑक्सीडाइज करना है तो हम कॉपर के साथ उसको हीट कर सकते हैं। नाउ द थर्ड रिएक्शन, कि अगर हमारे पास CH3CH3 है यानी इथेन मॉलिक्यूल है और हम उसकी ऑक्सीडेशन कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CH3COO ट्वाइस Mn, और उसको हीट कर रहे हैं, ठीक है, मैंगनीज एसिटेट है, इसकी प्रेजेंस में हम इसको हीट करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, वी गेट एसिटिक एसिड CH3COOH प्लस 2H2O। और ये भी एक हाईली ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट होता है कि जब ऑक्सीडेशन ज़्यादा होगी तो हमें क्या मिलेगा, एसिड मिलेगा। जब कम ऑक्सीडेशन है तो क्या मिलेगा, अल्कोहल। थोड़ी ऑक्सीडेशन बढ़ गई तो मिला एल्डिहाइड, और ज़्यादा ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एसिड मिल जाएगा, एसिटिक एसिड मिल जाएगा। नाउ दिस ऑर्डिनरी अगर हम कॉमन बात करें तो ऑर्डिनरीली क्या होता है, जो एल्केन्स हैं दे रेजिस्ट ऑक्सीडेशन, but alkanes having tertiary hydrogen atom can be oxidized to corresponding alcohols by KMnO4। कि जो टर्शरी हाइड्रोजन जहाँ टर्शरी कार्बन जहाँ पर होती है, टर्शरी हाइड्रोजन यानी CH3 थ्राइस CH की बात करें तो KMnO4 की प्रेजेंस में ये क्या बनाएगा, CH3 थ्राइस, और हाइड्रोजन के प्लेस पर क्योंकि हमने ऑक्सीडेशन करनी है तो यहाँ पर क्या कर दो, O ऐड कर दो, तो COH की फॉर्मेशन हो जाएगी यहाँ पर, यानी क्या बनेगा, उसी का एल्कोहल बन जाएगा। कब बना, जब हमारे पास यहाँ पर टर्शरी हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट थी। नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पर ये रेजिस्ट करता है ऑक्सीडेशन को, पर ये ऑक्सीडेशन कब होगी, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में। जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, पोटेशियम पर मैग्नेट एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो क्या करेगा, यहाँ पर इसके बीच में ऑक्सीजन की एडिशन कर देगा। तो इस तरह से हमें एक ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट भी मिल गया। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन में क्या होता है कि आइसोमर्स की फॉर्मेशन हो जाती है, यानी सपोज हमारे पास N हेक्सेन का मॉलिक्यूल है और इसके N हेक्सेन के आपको आइसोमर्स भी पता है। जब भी हम एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, HCl की प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन करवाते हैं, रिएक्शन सारी आपको याद रखनी पड़ेंगी। जब इसके रिएक्शन करवाते हैं तो क्या मिलेगा, इसी N हेक्सेन के हमें 2 आइसोमर्स मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, देखो 1 2 3 4, 2 है 5 और एक 6, यानी ये जो एक चेन में था वो कहाँ आ गया, ब्रांचिंग में आ गया। अब जब ये ब्रांचिंग होगी तो इस तरह से हमारे पास जो ये 6 कार्बन थे 3 4 5 6, यानी ये कार्बन या तो ये कार्बन यहाँ आएगा, या अगर मैं कहूँ इस कार्बन की अटैचमेंट यहाँ कर दो। तो यही है कि एक तो हमें ये वाला आइसोमर मिला, दूसरा हमें ये वाला आइसोमर मिल गया। लेकिन ये आइसोमराइजेशन कब हुई, जब हमने ये रिएक्शन एनहाइड्रस AlCl3 और HCl की प्रेजेंस में करवाई तब। तो इसको हम कहते हैं आइसोमराइजेशन रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड HCl। द नेक्स्ट वन रिएक्शन इज एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन क्या होती है कि एक स्ट्रेट चेन को हम एक एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, मतलब एक एलिफेटिक चेन को हमें एरोमेटिक बनाना है। और आपको पता है एरोमेटिक क्या होते हैं, जिसमें एक बेंजीन रिंग होती है। तो हमारे पास एरोमेटाइजेशन करने के लिए कम से कम तो 6 कार्बन होने चाहिए। तो हमारे पास N हेक्सेन मॉलिक्यूल है, जिसको मैंने ना ऐसे करके लिखा है स्ट्रेट चेन की बजाय, इसको थोड़ा बेंड करके इस तरह 1 2 3 4 5 6, इस तरह से हमारे पास ये कार्बन है और ये एक दूसरे के साथ में ऐसे अटैच है। अगर हम इस रिएक्शन को क्रोमियम ऑक्साइड, वेनेडियम ऑक्साइड या फिर अगेन MO2O3 की प्रेजेंस में 773 केल्विन 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर करवाते हैं तो ये एक बेंजीन रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 6 ही कार्बन वाला हो। अगर यहाँ पर N हेप्टेन होता तो क्या होता, 7 हो जाते। तो यहाँ पर जब 7 होते तो इसके साथ एक CH3 लगा लो। 8 हो जाते तो हम यहाँ पर CH2CH3 यानी इथाइल ग्रुप यहाँ पर अटैच हो जाता। तो इस तरह से आपको एरोमेटाइजेशन करनी है, लेकिन सिर्फ रिएक्टेंट का ध्यान रखना है कि किसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन हुई है। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड और वी कैन से वेनेडियम ऑक्साइड और MO2O3
at 773 Kelvin or 10 to 20 atmospheric pressure. Next reaction is the reaction with steam. Steam की presence में क्या reaction होती है? We have methane molecule. मीथेन को जब वाटर के साथ ट्रीट करवाते हैं यानी स्टीम के साथ, तो निकल की प्रेजेंस में हीट करवाएंगे हम उसको 1273 केल्विन पर, क्योंकि हमें स्टीम भी बनानी है और वो तब जाकर उसके साथ रिएक्ट करेगा. देन इट फॉर्म CO+3H2. CO+3H2 यानी हमारे पास क्या मिला, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मिला. तो ये जो रिएक्शन है स्टीम के साथ मीथेन की रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज यूज्ड एज द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ डाईहाइड्रोजन कि जब भी हमें इंडस्ट्री में हाइड्रोजन की प्रिपरेशन करानी है, H2 की प्रिपरेशन करानी है, तो नॉर्मली यही वाली रिएक्शन यूज की जाती है. एक लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड पायरोलिसिस. पायरोलिसिस जिसको कहते हैं, यहाँ से पायरो का मतलब होता है हीट, यानी हीट करके हम क्या कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं. किसको ब्रेक डाउन करना है, हमारे पास है C6H14 यानी हेक्सेन मॉलिक्यूल है. उस हेक्सेन मॉलिक्यूल को 773 केल्विन पर हम हीट कर रहे हैं. तो जब हम हीट करेंगे उसको, तो हमारे पास इस तरह से एक कॉम्बिनेशन मिलेगा. ज़रूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर कंपाउंड मिले, हमारे पास इस तरह से एक मिक्सचर मिलेगा. मीन्स वी कैन गेट C6H12 plus H2 ऑल्सो. We can get C4H8 and C2H6. We can get C3H6, C2H4 और CH4. इस तरह से जब हम हीट करते जाएंगे तो हीटिंग की प्रोसेस इंक्रीज होने के साथ साथ ये कंपाउंड्स जो हैं वो डिफरेंट होते चले जाएंगे. दैट मीन्स वी कैन गेट अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स विद दिस. देखो हर जगह 6 ही कार्बन है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी देखो 4 और 2 6, यहाँ भी 3 + 2 5 और 1 6. और सेम हाइड्रोजन का नंबर काउंट करोगे तो वो भी सेम रहेंगे. मीन्स अलग अलग टाइप के एल्केन्स मिल गए हमें. एक एल्केन से हमें अलग अलग एल्केन्स मिल गए. कब, जब हम उसको हीट करते हैं तब. तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड पायरोलिसिस. तो इस तरह से हमने आज फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं एल्केन्स की. तो आज आपको यहीं तक कंप्लीट करना है.